जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच में भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, जहां पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी खरीद को मंजूरी दी है। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है, जहां पर इन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया है। इसमें 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट्स और 85 मिसाइल और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए है, इसके खरीद के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर दिया गया है। और ये खरीद जो है ये बाय इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली है। इस एक्विजिशन का एक ही उद्देश्य है भारतीय थल सेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करना और भारत की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का पूर्ण प्रयास है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाए वो स्वदेश निर्मित उपकरणों को दी जाए और उसके बाद ही जो दूसरे सिस्टम्स हैं उन पर विचार किया जाए। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है और इसमें इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अडानी डिफेंस एंड स्पेस जो है और आईकॉम लिमिटेड जो है वो भी इसमें शामिल है। ये एक 4th जनरेशन का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको एनिमी के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और अभी ये काफ़ी टेस्ट से गुजर चुका है और इसने अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शित भी किया है। इसमें हमें एक जो इमेजिंग इंफ्रारेड या एडवांस इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है और एक मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलता है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स देखने को मिल जाती है। इसकी रेंज 250 मीटर से लेकर के 6 किलोमीटर के बीच में है और इसकी जो टॉप स्पीड है ये मैक 1.5 से ज़्यादा की है और ये शोल्डर लॉन्च सिस्टम है और इसको ट्राईपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है। और अब इसकी खरीद के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर दिया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान इस समय अपने मिसाइल्स को काफ़ी फ्लेक्स कर रहा है और एक से एक प्रोपेगेंडा वीडियो में पाकिस्तान अपनी जो अत्याधुनिक मिसाइल्स हैं, जिसमें PL-15 हो गई या फिर AIM-120 एमरम हो गया, इनको दिखाता रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान जिस एमरम के दम पर काफ़ी उछल रहा है, अब वही एमरम पाकिस्तान का साथ छोड़ने वाली है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक वाजिब वजह है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में ये लगभग क्लियर कर दिया है कि उनके एमरम्स जो हैं अपनी सर्विस लाइफ को लगभग पूरा कर चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि 2028 तक इनको फेज आउट करने की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये मिसाइल एक दो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के इन्वेंट्री में इस समय तकरीबन 500 की संख्या में AIM-120-5 जो मिसाइल्स हैं ये उपलब्ध हैं। इनको बाकायदा 2010 में $650 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत खरीदा गया था, लेकिन बाद में इनको एक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से भी गुजारा गया। लेकिन क्योंकि अब ये सर्विस लाइफ को पूरा कर चुकी हैं, तो पाकिस्तान को न चाहते हुए भी अब ये जो मिसाइल्स हैं इनको रिटायर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो पाकिस्तान इनको रिटायर कर दे या फिर इनको एक महंगे लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारे, जहाँ पर कुछ वर्षों की जो एडिशनल लाइफ है वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। अब इन मिसाइल्स में से यूनिट कॉस्ट की बात करें तो प्रत्येक मिसाइल की जो यूनिट कॉस्ट है $1.3 मिलियन क्लेम की जाती है। AIM-120 C-5 की बात करें तो इसको रेथियन की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अब TRX के नाम से जाना जाता है। ये मिसाइल एक ऑल वेदर की एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि अपनी मीडियम रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसको पावर करने के लिए सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का यूज़ किया जाता है और हाल ही में पाकिस्तान ने, या यूँ कह लें कुछ समय पहले पाकिस्तान ने जो प्रोपल्शन एनहेंसमेंट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किया था, जहाँ पर इसके प्रोपल्शन को अपग्रेड किया गया था और अब इसकी जो रेंज है वो 105 से 120 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। हालांकि अब पाकिस्तान को ये रिटायर करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये अपनी सर्विस लाइफ को पूरी कर चुकी हैं। हमारे अगली बड़ी अपडेट GTRE को लेकर आ रही है। दोस्तों, GTRE कावेरी इंजन के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात करी, लेकिन अब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने खुद इस प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है। एक सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस समय भारत को जिस चीज़ की सबसे अत्यधिक आवश्यकता है वो इंडियन मेड जेट इंजन्स की है, क्योंकि ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता को तो सुनिश्चित करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारे जो अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम है उनके लिए भी अभी अत्यंत आवश्यक बनते जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नई दिल्ली को संबोधित करते हुए 30 अप्रैल 2025 को एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार का पूरा ध्यान इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम, खासकर कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने का है और अब सरकार की तरफ से इसके लिए जो एडिशनल फंड्स हैं वो एलोकेट किए जाएंगे
और उन्होंने कहा कि ये एक लंबा रास्ता था जीटीआरई के लिए इस इंजन को विकसित करना और हम उनके जो कार्य हैं उनकी सराहना करते हैं। हालांकि रक्षा मंत्री जी ने ये स्पेसिफाई तो नहीं किया कि फंडिंग पहले किसको मिलेगी। क्या वो कावेरी डेरिवेट इंजन की बात कर रहे थे या फिर कावेरी 2.0 की बात कर रहे थे, क्योंकि जीटीआरई ने दोनों इंजन जो है रक्षा मंत्रालय के सामने प्रपोज किए हैं। अगर हम कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करें तो ये मुख्यतः हमारे 13 टन वजनी जो अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल है घातक, उसको पावर करने के लिए यूज किया जाएगा। जबकि कावेरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य होगा तेजस प्लेटफॉर्म को पावर करना, क्योंकि यहाँ पर जीटीआरई क्लेम करती है कि कावेरी 2.0 90 से 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और यदि ऐसा होता है तो ये ना सिर्फ जो F404 है उनको रिप्लेस करने में सक्षम होगा, बल्कि अगर 98 किलोटन का थ्रस्ट हम जनरेट कर लेते हैं तो फिर ये हमें तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिल सकता है। और आपको याद दिला दें कि हाल ही में जीटीआरई के एक अधिकारी ने आईडीआरडब्ल्यू से बात करते हुए कहा था कि जो एक्सपर्टीज हमने प्राप्त करी है उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कम से कम समय में ये इंजन विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय हम जो कावेरी डेरिवेट इंजन है इनके फाइनल सर्टिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और ये सर्टिफिकेशन हमें 2026 के अंत मध्य तक मिल सकता है। उसके बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 5 से 7 वर्षों के समय अंतराल में कावेरी 2.0 जीटीआरई की तरफ से विकसित किया जा सकता है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमारा सहयोग करने के लिए काफी कंपनियां जो है वो सामने आ रही हैं। तो वहीं हाल ही में आपको याद दिला दें, जीटीआरई के डायरेक्टर ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कावेरी इंजन हमेशा हमारी प्राथमिकता में था और अगर हम मौजूदा कावेरी इंजन की बात करें तो सर्टिफिकेशन के बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो तेजस के इनिशियल वेरिएंट से करी जाएगी, जहां पर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तेजस को एक टेस्ट बेड के तौर पर यूज किया जाएगा। पहले इनके ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद इनकी जो फ्लाइट है वो भी हो सकती है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन अगर हम रक्षा मंत्री जी की बात करें तो जो सभा उन्होंने संबोधित करी है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जेट इंजन हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है और उसको पूरा करने के लिए अब रक्षा मंत्रालय जो फंड्स हैं उनको एलोकेट करेगा। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उठता है कि क्या हमारे पास जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो है, क्योंकि जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि रक्षा मामले के जानकार लोग मानते हैं वो होता है हाई एल्टीट्यूड फैसिलिटी और एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट, और ये दोनों फिलहाल हमारे पास नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं आएगा हम इंजन की टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जवाब की मांग भी करता है। लेकिन अब क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुद कहा गया है कि जेट इंजन प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जीटीआरई ने भी उनको ब्रीफ किया होगा और अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया होगा। और हमने पहले भी कहा है कि आने वाले 6 मई को एयर इंडिया की तरफ से जो बोइंग 747 है उसको ऑक्शन किया जाना है और अगर सरकार की नज़र इस पे है तो ये जीटीआरई के लिए एक बेहतरीन फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।